Hello, my dear students. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. This video is connected with the previous one, CBSE Question Bank Part 2. In Part 1, we have done 7 questions. In Part 2 also, we have done 7 questions. And in Part 3 also, we have to do 7 questions. That is question number 15 to 21. So, this is the question bank released by CBSE based on case study questions, question number 22 and question number 23. बोर्ड एग्जाम में जो आपका होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। 14 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, 15 से 21 इस वीडियो में आप देखेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर जो दिया गया है, दिस बिलोंग्स टू एसक्यूएल। एक टेबल दी हुई है। अ गिफ्ट गैलरी हैज डिफरेंट स्टोर्स इन इंडिया। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अभय वांट्स टू मेंटेन डेटाबेस ऑफ देयर सेल्समैन इन एसक्यूएल to store the data. He has decided that name of the database is gift gallery, name of the table is salesman, attribute of the table salesman code S code, S name salesman name, address, date of join and area. तो ये कॉलम्स दिए हुए हैं, एस कोड 100 से लेकर के 104 तक, एस नेम, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइन, डीओ ज्वाइन के नाम से है, सेल्स एरिया, किस एरिया से बिलोंग करता है सेल्समैन। आइए क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें जनरली केस स्टडी आपका क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 होता है, सॉरी 22 एंड 23, जिसमें एक डेटा फ्रेम से रिलेटेड, पैंडास से रिलेटेड होता है और दूसरा क्वेश्चन एसक्यूएल से रिलेटेड होता है। तो ये एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको 4 पार्ट करने होते हैं, 4 मार्क्स ईच। हर पार्ट एक एक नंबर का होता है, 4 नंबर, और ज़्यादातर एमसीक्यूज दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर, स्टेट द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। एस नेम सुशांत, प्रिया। ध्यान से देखिए, सुशांत और प्रिया में कोई रिलेशन है क्या? सुशांत यहाँ पर ईस्ट, प्रिया वेस्ट। कमांड देखिए, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर नॉट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, जिसका एड्रेस दिल्ली नहीं है। ऑब्वियसली ये दिल्ली का डाटा है, ये दिल्ली का है, ये दिल्ली का है। गुड़गांव और नोएडा सुशांत और प्रिया बिलोंग करते हैं। सो वेयर नॉट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर एड्रेस नॉट इन दिल्ली। ये इन ऑपरेटर का यूज करके आगे नेगेटिव कर दिया गया, इनको नॉट इन कर दिया गया। लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी हुई है और ये भी सही लग रहा है मुझे। सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर एड्रेस नॉट इक्वल टू दिल्ली। तो आप क्या कहते हैं, ये तीनों कमांड सही लग रही हैं फॉर दिस पर्पस, है ना। एस नेम तीनों में यही आएगा, सुशांत और प्रिया। यहाँ पर आपका कंडीशन जो है, नॉट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, एड्रेस इक्वल टू दिल्ली को निगेटिव किया गया नॉट ऑपरेटर लगा करके। यहाँ पर इन को लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ टेस्ट करता है, एड्रेस नॉट लगाया गया है, यहाँ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाया गया। तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव शुड बी करेक्ट। So let us see the correct answer. Yes, this is the correct answer, all of the above. इस पर भी आप जा कर के, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, which of the following commands will display the detail of all sales records of north area regardless of case, whether north, capital north और small north। तो चाहे कैमल केस हो, चाहे आपका अपर केस हो, चाहे लोअर केस हो, सभी केसेस में आपका डाटा डिस्प्ले होना चाहिए फॉर नॉर्थ एरिया। तो लेट अस सी द कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन वेयर एरिया लाइक अपर नॉर्थ। नहीं, अपर के साथ ये ब्रैकेट होना चाहिए था, नहीं है ये सही। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन वेयर एरिया इक्वल टू नॉर्थ, और नॉर्थ और नॉर्थ और के साथ कंप्लीट कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है, अदरवाइज ये सही हो जाता। ये भी रिजेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन वेयर अपर एरिया इक्वल टू नॉर्थ। देखिए, अपर ऑफ एरिया, एरिया जो कॉलम है उसको अपर में कन्वर्ट करोगे, दैट शुड बी इक्वल टू नॉर्थ।
ये आपका सी पार्ट सही लग रहा है, क्योंकि डबल इक्वल टू ऑपरेटर ये एक्सेप्ट नहीं करता है एसक्यूएल, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। और एरिया इक्वल टू अपर नॉर्थ लिखने से भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एरिया इक्वल टू पहले इसको कैपिटल किया तो ओनली कैपिटल की टेस्टिंग करेगा, अगर ये इक्वल टू एक्सेप्ट भी कर लेता। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा ये आंसर सही होना चाहिए, पार्ट सी। इसको मैं रेड मार्क करता हूँ, देन आई विल शो यू द करेक्ट आंसर। ये आंसर इसीलिए मैंने हाइड कर दिया है, सो दैट यू हैव चांस टू थिंक ओवर which one is the correct option. So this is the correct option. Third part, you can see help Priya to display S name and sales of east and west area. तो ईस्ट और वेस्ट एरिया का एस नेम, सेल्समैन नेम और सेल्स डिस्प्ले करना है, दो कॉलम डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट एस नेम ठीक है, सेल्स ठीक है, दोनों कॉलम के नाम है। फ्रॉम सेल्समैन वेयर एरिया इक्वल टू ईस्ट एंड एरिया इक्वल टू वेस्ट, इट इज आइदर एरिया इक्वल टू ईस्ट और एरिया इक्वल टू वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट दोनों एरिया किसी रो में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये कंडीशन जो है अनसेटिस्फाई रहेगी, एंड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और होना चाहिए। तो देखिए बी पार्ट में सेम कमांड है, एरिया इक्वल टू ईस्ट और एरिया इक्वल टू वेस्ट, ये सही लग रहा है आपको। फिर भी अगले चेक कर लीजिए, वेयर एरिया इन ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पर एंड गलत आ गया, अगर ये ब्रैकेट में होता ईस्ट कॉमा वेस्ट तो हो जाता सही। यहाँ भी एरिया इक्वल टू ईस्ट कॉमा वेस्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आप को भी बी पार्ट के हिसाब से जाना चाहिए। सो आई थिंक ये आपका करेक्ट है, और लेट अस सी द करेक्ट आंसर। आपको भी ये करेक्ट लग रहा होगा। सो पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका ये बी पार्ट मैं रेड कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ सेल्समैन अलॉन्ग विथ सेल्स राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट विल बी, यानी कि सेल्स को एस नेम के साथ डिस्प्ले करना है और उसे राउंडेड अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल करना है। ध्यान से देखिए, सेलेक्ट एस नेम राउंड फंक्शन का इस्तेमाल किया गया, सेल्स को राउंड अप करना है कॉमा 1, तो इसका मतलब हुआ डेसिमल के 1 प्लेस तक फ्रॉम सेल्समैन। तो ए पार्ट यहाँ पर सही मिल गया है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, सेलेक्ट एस नेम राउंडेड राउंड सेल्स कॉमा 0.1, 0.1 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं होता, रिजेक्ट इट। सेलेक्ट एस नेम ट्रंकेट फंक्शन का यूज किया गया, ट्रंकेट फंक्शन जो है राउंड अप नहीं करता है, यहाँ भी ट्रंकेट फंक्शन लिखा हुआ है और ट्रंक लिखा हुआ है, ट्रंकेट होना चाहिए। So these two are rejected and this is also rejected due to this 0.1. So part A is correct answer. यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर पार्ट ए दिया हुआ है, यू कैन हाईलाइट इट। Sorry. What will be the output of the following command? Select right S name comma 3 round sales from salesman where S name like P%. तो जिसका सेल्समैन नेम पी से शुरू होता है, ये पैटर्न मैचिंग है, आपने पढ़ा होगा लाइक ऑपरेटर के साथ। तो और उसमें क्या करना है, एस नेम से 3 करेक्टर लेफ्ट हैंड साइड से चॉप आउट करना है और सेल्स की वैल्यू को अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस राउंड अप करना है। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोग डाटा में चलते हैं और पी से शुरू होने वाले नाम प्रिया है और प्रियांशी है, ठीक है। पी आर आई इसमें भी हो जाएगा, एस नेम में फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। और इसका जो डाटा है प्रिया का है 3450.45, इसे जब टू 0 डेसिमल प्लेसेस के लिए राउंड अप करेंगे तो ये 3450 ही होगा, क्योंकि इसके बाद का फिगर 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज इसको हम इसमें 1 ऐड कर देते तो इट्स राउंडेड वैल्यू इज 3450। रह जाती है बात प्रियांशी की, तो प्रियांशी में 0.6 है, इसलिए 6 को 1 कंसीडर करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा, इट विल बिकम 1। सो इट शुड बी 8001। तो लेट अस सी विच वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ 8001 नहीं है, इग्नोर कीजिए, यहाँ भी नहीं है, इग्नोर कीजिए। यहाँ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पी आर आई नहीं है, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। Here it is PRI 3450, PRI 8001. So D part is correct answer for this. Sorry. तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ and this is part D is the correct answer. So in that way question number 15 is completed.
Let us go for question number 16. It is also a case study question of MySQL only. यहाँ पर डेटाबेस का नाम माई स्टोर लिखा हुआ है, टेबल का नाम कस्टमर लिखा हुआ है. Something a fashion store, my store is considering to maintain database of their customers in SQL to store the data. As a database administrator, Hina has decided that name of the database should be this one. ये डेटाबेस का नाम है और ये टेबल का नाम है. ये सभी कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं. अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, कस्टमर फ़ोन नंबर, देन ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, आइए टेबल में डिटेल देखते हैं. इस टेबल कस्टमर को कंसीडर करते हुए हियर इज अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, कस्टमर फ़ोन, ओपनिंग बैलेंस. आफ्टर दैट लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस. With reference to the above given table, give query for generating following output. ये आउटपुट जनरेट करना है आपको, जिसमें तीन नाम दिख रहे हैं. नंबर 1 दशमेश, सान्या एंड ईशान. Let us see if any condition exists in these three names. दशमेश में देखते हैं अम्बाला, और सान्या में सिटी है पटना, और ईशान की सिटी है आगरा. यस, न्यू दिल्ली नहीं है किसी की सिटी, तो न्यू दिल्ली को छोड़ करके बाकी सिटीज़ का जो कस्टमर नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है. तो इसकी कमांड क्या बनेगी? सेलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्ट सिटी नॉट इक्वल टू न्यू दिल्ली. ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं. तो लेट अस सी वेदर इट इज़, कौन सा आंसर होगा. सेलेक्ट नेम फ्रॉम दिस दिस दिस, ओपनिंग बैलेंस लेस देन दिस. कस्टमर सिटी में देखिए लाइक परसेंटेज ए आ रहा है एक चीज़, और अम्बाला में ए है, पटना में ए है, आगरा में ए है, न्यू दिल्ली में नहीं है. यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैटर्न दैट लास्ट कैरेक्टर ऑफ द कस्टमर सिटी इज ए. तो यहाँ से आप हम देख लेते हैं. सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्ट सिटी लाइक परसेंटेज ए, दिस इज द करेक्ट कमांड. और सेलेक्ट कस्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्ट सिटी लाइक परसेंटेज ए कस्ट नेम. यहाँ पर देखिए क्या है, कस्ट नेम है, तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगा. कस्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्ट सिटी लाइक परसेंटेज ए. ए परसेंट नहीं है, परसेंटेज ए मीन्स द पैटर्न ऑफ कस्टमर सिटी इज एंडिंग एट ए. ठीक है, तो आपकी ये कमांड करेक्ट होनी चाहिए. समझ आ गया होगा आपको क्यों इस पर हाईलाइट किया गया, क्यों पार्ट सी करेक्ट हुआ. ठीक है, गिव द आउटपुट ऑफ कस्ट नेम ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस के ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 10, 12, 13, 15, 19 ऑर्डर तो ठीक है यहाँ पर. अब मैं देख लेता हूँ दशमेश, मृणाल, जो, सान्या, ईशान. दशमेश का 10 है, मृणाल का 12 है, इसके बाद आ गया जो 13, सान्या 15, ईशान 19. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. आपका जो फर्स्ट पार्ट ए है वही करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ. ये पार्ट जो है आपका करेक्ट है इस केस में. सॉरी. लेट अस सी विच वन इज द करेक्ट आंसर गिवन बाय CBSE. ये आपका ए पार्ट जो हमने क्लिक किया है वही आपका करेक्ट आंसर है. Let us go to third part of this question. Pranay has given the following command to obtain highest opening balance of each city. हर सिटी का हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए, ईच सिटी कह रहा है इसलिए ग्रुप बाय सिटी पर आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो ही हैज़ गिवन दिस कमांड बट ही इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. तो आपको इन चारों कमांड से करेक्ट चूज करना है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मैक्स ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर वेयर लगा रखा है इन्होंने ना, वेयर के साथ ग्रुप बाय लगा रखा है इसलिए गलत है ये. तो यहाँ देखते हैं सेलेक्ट मैक्स ओपनिंग बैलेंस ग्रुप बाय, इसमें फ्रॉम क्लॉज नहीं है, रिजेक्ट कीजिए. मैक्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर वेयर ग्रुप बाय, ये भी वेयर के साथ ग्रुप बाय लगाया है, रिजेक्ट कीजिए. सेलेक्ट कस्ट सिटी मैक्सिमम ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कस्ट सिटी, ये आपका करेक्ट होना चाहिए. देखिए कस्ट सिटी हर सिटी का मैक्सिमम बैलेंस शो करेगा, और फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कस्टमर सिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट.
मैक्स ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कस्ट नेम पर नहीं है, हर सिटी का, तो इसलिए आपका पार्ट सी होना चाहिए करेक्ट। देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर। यस, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। सो इस पर भी मैं रेड मार्क करता हूँ। फोर्थ पार्ट देखते हैं, हेल्प प्रणय टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैविंग ओपनिंग बैलेंस बिटवीन दिस एंड दिस बाय सेलेक्टिंग द राइट कमांड। ठीक है, तो इसमें काउंट फंक्शन लगेगा, काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हुज ओपनिंग बैलेंस इज बिटवीन दिस एंड दिस। ये आपका वेयर से काम चल जाएगा, बिटवीन क्लॉज यूज किया गया है, देखिए आप यहाँ पर। तो सेलेक्ट टोटल तो यहाँ से हटा दीजिए, ये रिजेक्टेड है। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ओपनिंग बैलेंस बिटवीन 15,000 टू, यहाँ पर लिखा है, ये गलत है, एंड आता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ओपनिंग बैलेंस बिटवीन 15,000 एंड 20,000। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय का कोई मतलब नहीं है, नो सेंस। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। पार्ट सी आपने वहां भी मार्क किया है, पार्ट सी यहाँ पर दिया हुआ है। गिवन आंसर इज पार्ट सी ओनली। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट कमांड टू डिस्प्ले द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ ईच कस्टमर नेम। हर कस्टमर का पहला दो लेटर देना है, तो लेफ्ट फंक्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, राइट तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट लेफ्ट कस्ट नेम कॉमा टू फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट लेफ्ट कस्ट नेम कॉमा टू फ्रॉम कस्टमर। ये दोनों कमांड सिमिलर दी हुई हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों कमांड में। आप देख रहे हैं कस्टमर का लेफ्ट हैंड साइड से दो लेटर, तो बी पार्ट भी मुझे सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है। क्या नाम, ये डी पार्ट भी सही है। तो लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। हियर आंसर बी, सेलेक्ट लेफ्ट कस्ट नेम कॉमा टू फ्रॉम कस्टमर। बी पार्ट को सही कहा जा रहा है। तो सी पार्ट भी तो वही है, सेलेक्ट लेफ्ट कस्ट नेम कॉमा टू फ्रॉम कस्टमर। मैं दोनों लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे केस में आपको जो अप्रोप्रिएट लगे बोर्ड में वो करना है, ठीक है। इट डस नॉट मीन कि ओनली वन पार्ट। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली सिमिलर कमांड है। व्हाट इज द डिफरेंस? सेलेक्ट लेफ्ट कस्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा टू फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट लेफ्ट कस्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा टू फ्रॉम कस्टमर। सो बोथ आर सेम, इसलिए हम बी और सी दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर। हियर ऑल्सो यू कैन राइट पार्ट सी ऑल्सो। यहाँ पर आप पार्ट सी भी मेंशन कर सकते हो। सी पार्ट, select left of cust name cust underscore name comma to from customer। ये आपकी कमांड बन जाती है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर। तो कई बार मिस हो जाता है, सीबीएसई में जो बनाया है जिन्होंने, तो उनसे मिस हो गया है ये, या दोनों ही होना चाहिए। ये आंसर में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, मे बी बाई चांस। 17th question, Ramanpreet has to work on his science project which deals with electromagnetic waves. A lot of research work is required by him for the same. He uses Google Chrome to search for the relevant matter. Google Chrome is an example of वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब पेज दो बार दे दिया है। तो आप जानते हैं गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है। इट इज़ वन ऑफ दी पॉपुलर वेब ब्राउज़र पीपल आर यूजिंग नाउअडेज। सेकेंड पार्ट देखिए, ही फाइनली लोकेट्स सम यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड क्लिक्स on the link provided to access the website. The link is actually known as, links को क्या कहते हैं आपको पता है? डोमेन नेम नहीं कहते, वेब पेज नहीं कहते, आईपी एड्रेस नहीं कहते, यूआरएल कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिंक्स को का एक दूसरा नाम ये भी है, आप सभी को ये पता है। सिंपल आंसर है। As Ramanpreet works on his project, he collects and curates information. जब प्रोजेक्ट पे वो काम करता है तो वो कलेक्ट करता है, उसको थोड़ा मैनेज करता है, इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है। क्यूरेट्स मीन्स जस्ट टू अरेंज।
प्रबंधित करना। So whenever he clicks on link, the same piece of information is shown and the content is not clickable। ठीक है, कह रहे हैं कि जब भी वो उसके लिंक पर क्लिक करता है तो उसे सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वेब पेज पर दिखती है और वेब पेज पर कहीं कोई लिंक नहीं है, क्लिक नहीं कर सकता है। ओनली द सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। सो रमनप्रीत इज एक्सेसिंग एन वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, टेक्सचुअल वेबसाइट, आउटडेटेड वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट। तो ऐसे पेजेस स्टैटिक वेब पेज कहलाते हैं। आपको पता है कि जिसमें हर बार ओपन करने पर सिमिलर काइंड ऑफ सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड विदाउट एनी लिंक एंड ऑल, तो उसे हम स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। तो इसका आंसर स्टैटिक होना चाहिए। आइए हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। वेब कुकीज इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज sent from a website and stored in user's web browser while a user is browsing a website। Sent from user and stored in the server, गलत है। Sent from root server to all servers, it is also wrong। Sent from root server to other root servers, no, it is sent from website and stored in user's web browser while he ब्राउज अ वेबसाइट। तो उसका जो ब्राउजिंग नेचर है सारा कुकीज़ के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है और उसे एनालाइज करके आपका चॉइस और चीज़ें पता कर सकता है वेबसाइट होस्ट करने वाला। तो ये आपका हो गया ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। HTML स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सभी को पता होगा ये। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पार्ट बी, जिसके थ्रू आप वेब पेज डिजाइन करते हैं। तो इसका आंसर पार्ट बी है, सॉरी, पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये यहाँ पर दिया हुआ है पार्ट बी। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अभी आपने दो क्वेश्चन, एक तो 15, 16 और 17, तीनों 15th और 16th क्वेश्चन आपका एसक्यूएल से बिलोंग करता हुआ था और 17th क्वेश्चन थोड़ा आपने वेबसाइट और वेब पेजेस के बारे में किया। नाउ 18th क्वेश्चन, ये सोसाइटल इम्पैक्ट से था आपका। 17th क्वेश्चन वाज फ्रॉम सोसाइटल इम्पैक्ट चैप्टर। 18th question belongs to data frame, pandas। Zenith has created a following data frame 1 to keep track of data, roll number, name, marks 1 and marks 2 for various students of her class, where row indexes are taken as default values। Roll number, name, marks 1 and marks 2, these are 4 columns and 1 2 3 4 rows। इसमें जो इंडेक्स नंबरिंग है वो है 0 1 2 3 लाइक दैट। आइए क्वेश्चंस के जवाब देते हैं और सेलेक्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव 90 एंड 95 एज आउटपुट। 90 एंड 95, 90 ये है, 95 ये है। ओके, तो देखते हैं क्या है। प्रिंट मैक्स डेटा फ्रेम मार्क 1 मार्क 2। मैक्स आगे नहीं लगता इसमें, ये तो गलत है। सामने मैक्स फंक्शन नहीं लगाया जाता डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के। प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट मार्क्स 1 डॉट मैक्स, यस इट इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ मैक्स फंक्शन अभी तक। और फिर उसने प्रिंट किया डेटा फ्रेम 1 डॉट मार्क्स 2 और उसका दूसरा कॉलम मार्क्स 2 है। आप देख सकते हैं उसका मैक्सिमम 95 है, इसका मैक्सिमम 90 है। तो मेरे, अच्छा यहाँ अगला देख लेते हैं। मैक्स ऑफ डेटा फ्रेम 1 मार्क्स 1, फिर से सामने मैक्स फंक्शन लगा दिया गया, दोनों रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये फंक्शंस जो हैं एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्स मिन, ये सभी फंक्शंस डेटा फ्रेम में डॉट लगा करके कॉल किया जाता है। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, उसमें किस कॉलम पर आप मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं या पूरे डेटा फ्रेम पर मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड करता है।
नाउ शी नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोल नंबर 2। उसे पता करना है कि रोल नंबर 2 के मार्क्स क्या है। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। प्रिंट डेटा फ्रेम 1 ऑफ डेटा फ्रेम 1 ऑफ रोल नंबर इक्वल टू 2। एक ये क्लोज हुआ ब्रैकेट, ये क्लोज हुआ, ठीक है। प्रिंट डेटा फ्रेम 1 ऑफ रोल नंबर इक्वल टू 2, ये तो आपका केवल ट्रू फॉल्स देगा, जबकि उसे जो है रोल नंबर 2 का जो है डेटा यानी मार्क्स डिस्प्ले करना है। और मैं इसको देखता हूँ, डेटा फ्रेम 1 ऑफ डेटा फ्रेम 1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 2, सी पार्ट है ना। प्रिंट डेटा फ्रेम 1 ऑफ डेटा फ्रेम 1 ऑफ रोल नंबर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सेंस नहीं है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मैं पार्ट ए के साथ जाना चाहूँगा। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ एंड लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। एक ये सी पार्ट भी लग रहा है, प्रिंट डेटा फ्रेम 1 ऑफ डेटा फ्रेम 1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 2। ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है आपका। सो लेट अस सी, यस देयर आर 2 पार्ट्स करेक्ट, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था। और वही 2 पार्ट ए और सी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये दोनों करेक्ट हैं। कंडीशनल क्वेरी से कहते हैं, आप कह सकते हैं, या बूलियन इंडेक्सिंग भी, कंडीशनल क्वेरी कहिए आप, या बूलियन इंडेक्सिंग भी कई बार इसको कहते हैं। हालांकि इसमें इंडेक्स नहीं दिया जा रहा है। इतने का जो आंसर होता है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसका ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। और जैसे इसके सामने डेटा फ्रेम एक बार और लगाते हो तो उसका डाटा डाटा दे देता है आपके सामने। सेम इज द केस हियर ऑल्सो। लेट अस गो टू थर्ड पार्ट। ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर सॉल्यूशन को फिर डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट फोकसिंग विच वन इज द राइट आंसर। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज एंड यू विल बी able to know everything from there. Which of the following statements will delete the third column? थर्ड कॉलम कौन सा स्टेटमेंट डिलीट करेगा? थर्ड कॉलम है क्या बेटा? मार्क्स 1 है, रोल नंबर नेम मार्क्स 1। मार्क्स 1 को डिलीट करने के लिए डेल डेटा फ्रेम ऑफ मार्क्स 1, इट इज ए करेक्ट आंसर। एक तो ये हो गया। लेट अस सी इफ एनी अदर आंसर इज आल्सो करेक्ट। डेटा फ्रेम 1 डॉट पॉप marks 1, this is also correct answer। then drop data frame 1 of marks, ड्रॉप ऐसे नहीं यूज किया जाता है, बिल्कुल गलत है ये। पॉप डेटा फ्रेम ऑफ दिस, नो, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। पॉप सामने नहीं लगता है, ड्रॉप सामने नहीं, डेटा फ्रेम 1 डॉट ड्रॉप होता है, डेटा फ्रेम 1 डॉट पॉप होता है, इसलिए वो गलत है। तो मेरा ए और बी पार्ट सही होना चाहिए। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन में मैं ए और बी, ए पार्ट के साथ जाना चाहूँगा। एंड लेट अस सी व्हिच वन इज करेक्ट हियर गिवन बाय CBSE। यस, ए पार्ट, both A and B part, that is this one, okay। Fourth, I think you might be following this very well। which of the following command will display total number of elements in the data frame? data frame में total number of elements कौन सा देगा? तो यहाँ पर ये आपका जो मैं हाइड किया हूँ, ये आपका साइज एट्रीब्यूट है, जिसके थ्रू नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल सकता है। आंसर सी है इसका, साइज एट्रीब्यूट। साइज फंक्शन नहीं होता, एट्रीब्यूट होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इससे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेटा फ्रेम के आते हैं। अगर 3 रो हैं 4 कॉलम है तो 3 4 जा 12 ऐसे देता है, ठीक है। जैसे इसमें है 4 रो हैं और जो 4 कॉलम है 16 देगा इसका साइज, ओके। सो दैट इज साइज एट्रीब्यूट। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, आपको बता दूं कि स्टडी में से 5 पार्ट दिए होंगे, 5 में से जो आपको करेक्टली 4 पार्ट आते होंगे, 4 पार्ट्स हैज टू बी सॉल्व्ड, उसका रिस्पॉन्स देना है। नाउ शी वांट्स टू ऐड ए न्यू कॉलम मार्क्स 3 विद रिलेवेंट डेटा। हेल्प हर टू चूज द कमांड टू परफॉर्म दिस टास्क। नया कॉलम ऐड करना है मार्क्स 3 के नाम पर। तो नया कॉलम आप डाटा फ्रेम 1 डॉट कॉलम से तो करते नहीं है, डाटा फ्रेम ऑफ मार्क्स 3, ये आपका सही आंसर है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये।
और डाटा फ्रेम डॉट LOC ऑफ मार्क्स 3, दिस वन, नो दिस इज नॉट करेक्ट। तो हमारा जो पार्ट बी है वही करेक्ट है, ठीक है, पार्ट बी है वो करेक्ट है। हाँ ये करेक्ट हो सकता था LOC वाला, इसमें आप यहाँ कॉलन कॉमा लगाते, कॉलन मीन्स ऑल रूल्स, कॉलन लगा देते, यहाँ ऐसे कर देते कॉलन कॉमा, तो ये सही हो जाता, ऑल रूल्स बट मार्क्स 3 कॉलम, ठीक है। तो ये अभी करेक्ट नहीं है। सो जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से ही हमें चूज करना है। तो इन दैट वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 डन। Now how many questions are left? 19, 20 and 21. 3 questions are left, and I think 19th question is again from data frame. Naman has created the following data frame climate to record the data about climatic conditions for 4 years. 17, 18, 19, 20 ईयर है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, इसका हमारी इंडेक्सिंग इसकी 0 1 2 3 4 होगी, 0 1 2 3, ओके, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। Now which of the following snipped will return the maximum temperature and rainfall for the year 2018 and 19? 2018 एंड 19 जिसका इंडेक्स नंबर 012 है, तो इसका हमें क्या लाना है बेटा, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दैट मीन्स ये कॉलम की वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू 18 19 की आनी चाहिए। लेट अस सी द कमेंट्स। क्लाइमेट ऑफ मैक्स टेम्परेचर रेनफॉल 1 कॉलन 3, ठीक है, इंडेक्स नंबर 012 इसका चलेगा रो नंबर के लिए, और कॉलम पहले दिया हुआ है, तो पहले हमें रो का इंडेक्स देना होता है फिर कॉलम, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ भी मैक्स टेम्प मिन टेम्प पहले दे दिया गया, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है, ओके। और क्लाइमेट डॉट ILOC 1 कॉलन 3 और मैक्स टेम्प और मिन टेम्प, इसे डबल ब्रैकेट में नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, जबकि यहाँ आपने देखा ये सिंगल ब्रैकेट में लिखा था, इसलिए ये गलत हो गया था, और पहले लिख दिया गया है इसलिए भी गलत है, पहले रो इंडेक्स दिया जाता है, तो ये आपका जो आंसर है सही होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, 1 कॉलन 3 कॉमा 1 कॉलन 2, तो 1 कॉलन 3 मीन्स इंडेक्स नंबर 1 एंड 2, और 1 कॉलन 2 का मतलब हुआ क्या, इंडेक्स कॉलम का इंडेक्स क्या है 1, खाली 1 है, तो इसलिए ये भी गलत है, इसमें एक ही कॉलम डिस्प्ले होने के लिए दिया गया है। तो आपका जो सी पार्ट है ये करेक्ट होना चाहिए, और सी पार्ट यहाँ पर मैंने करेक्ट किया हुआ है। ये शायद CBSE वाले में ये इतना पोर्शन गायब था, तो मुझे कोई आंसर नहीं दिख रहा था इसका अप्रोप्रिएट, कोई भी आंसर सही नहीं था, दैट इज वाई आई हैव एडेड दिस थिंग हियर, ओके। तो ये आपका रेक्टिफाई किया गया है इतना पोर्शन, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट आप देखिए, display the temperature difference between maximum temperature and minimum temperature for all rules in the data frame climate data frame में maximum temperature और minimum temperature के बीच का difference माइनस करके निकालना है for each row। तो climate equal to climate of maximum temperature equal to climate minus climate of min temperature, तो इसमें climate में क्यों स्टोर किया जा रहा है, ये गलत है, डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है, तो स्टोर करने के लिए नहीं कह रहा है। नेक्स्ट, मैक्स टी मिन टी कोई कॉलम ही नहीं है, रिजेक्टेड। प्रिंट क्लाइमेट ऑफ मैक्स टेम्प माइनस क्लाइमेट ऑफ मिन टेम्प, बेटर। तो ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर की सभी रोज का जो है डिफरेंस निकालेगा, ओके। यहाँ पर लिखा क्लाइमेट डॉट क्लाइमेट ऑफ दिस, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह की कमांड है तो यहाँ पर ऐसी कमांड अलग दी हुई है, ये नहीं कैलकुलेट करेगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर एज पर माई व्यू। व्हाट डू यू थिंक? यू कैन जस्ट सी, दिस इज आंसर सी पार्ट, पार्ट नंबर सी करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डिस्प्ले टू रोज फ्रॉम द टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम, वेरी इजी, हेड और टेल फंक्शन आपको पढ़ाया गया है।
तो टॉप से 2 रो डिस्प्ले करने के लिए आप डेटा फ्रेम का नाम डॉट हेड विद इन ब्रैकेट 2 नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, तो 2 रो डिस्प्ले करेगा, n लिखेंगे n रोज डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ पर पैरामीटर नहीं देते हैं तो टॉप की 5 रोज डिस्प्ले करता है, आपको पता पढ़ाया गया है। सो दिस इज पार्ट डी आंसर, ये आपके सामने है। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ में चलते हैं। Which of the following statement will give the exact number of values in each column of the data frame? डेटा फ्रेम के सभी कॉलम में कितनी वैल्यूज जो है डिस्प्ले करेगा, वो यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देखिए प्रिंट क्लाइमेट डॉट काउंट, क्लाइमेट डॉट काउंट, यहाँ पर ये हर कॉलम की वैल्यू काउंट करेगा। जिस यहाँ काउंट 0, ये भी हर कॉलम की वैल्यू काउंट करेगा। काउंट के बाद एम्प्टी ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये गलत है। एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स लिखते हैं, ये भी रो वाइज हर कॉलम की वैल्यू काउंट करेगा कि हर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं। आपको बताया गया है काउंट फंक्शन में अगर आप एक्सिस 0 इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब वो आपको लगता है कि एक्सिस 0 जो है रो के लिए होता है, लेकिन वो हर कॉलम के अंडर में कितनी वैल्यूज हैं उनके साथ एक्शन परफॉर्म करेगा। हर कॉलम के अंडर में कितनी वैल्यूज हैं, ऑल दो ये जो देखिए ईयर के अंडर में 1 2 3 4, तो ये रो है बेटा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो रो वाइज ही काउंट कर रहा है, एक्चुअली रो ही इंडिकेट कर रहा है इस केस में। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे कई आंसर करेक्ट हैं। एक तो ये करेक्ट है, यहाँ पर 0 लिख दिया तब भी एक्सिस 0 मीन्स रो वाइज। यहाँ पर आप लिख रहे हैं एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स, तो दैट मीन्स रो वाइज अगेन। तो ए बी और डी 3 पार्ट आपके सही है यहाँ पर, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस open this correct answer, yes, the same as you have thought. Now fifth part देखें, to display 2 rows from the bottom of the data frame, very simple, सभी लोग कर लेंगे इसे। बॉटम से 2 रोज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए टेल फंक्शन होता है। जैसे आपने ऊपर हेड वाला फंक्शन यूज किया, इसी तरह से टेल फंक्शन से आपका डी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। हेड और टेल फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ पर 2 नंबर आपको फ्री मिलने वाले हैं, 1-2 नंबर हेड और टेल से जो आएगा, तो ज़रा उसको ठीक से करके जाए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, कोई टॉप दे दे बॉटम दे दे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर हेड एंड टेल फंक्शंस ओनली, उसे ठीक से कर लीजिए, वेरी सिंपल इट इज। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 20। Sumit has prepared a project on Swachh Bharat, Shresth Bharat. He decided to get information from the internet. He downloaded 3 web pages, web page 1, web page 2, web page 3, containing information on the given topic. आगे क्या है, he reads the paragraph from the web page 1 and rephrased it in his own words. He finally pasted the rephrased paragraph in his project. दूसरा क्या, ही डाउनलोडेड 3 images from the web page 2. He made a collage for his project using these images. थर्ड क्या करता है, he also downloaded an icon from web page 3 and pasted it on the front page of his project report. अच्छा, इस पर बेस्ड आपके ये इस केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। स्टेप 1 इज एन एग्जांपल ऑफ, स्टेप 1 में वो क्या करता है, एक पैराग्राफ जो है वो वेब पेज 1 से कॉपी करता है, उसकी रिफ्रेशिंग करता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है और फिर उसको पेस्ट कर देता है। तो बताइए ये क्या हुआ, इसे पैराफ्रेसिंग कहेंगे, साफ साफ ये आपका लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, पैराफ्रेसिंग, जिसमें वो थोड़ा चेंजेस कर देता है और फिर पेस्ट कर देता है। स्टेप 2 इज एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल फुटप्रिंट। स्टेप 2 में उसने क्या किया है, 3 इमेजेस लेकर के कोलाज बनाया है। तो आपने इमेजेस को कॉपी किया है भाई, इमेजेस किसी और की हैं, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लेगरिज्म लिख देते हैं। प्लेगरिज्म कोई आर्ट है, कोई लिटरेचर है, उससे रिलेटेड कुछ आप कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी का बनाया हुआ
उसे अपना रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अपना रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसे खाली आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है, उस पर उसका अधिकार है, लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। दिस इज इसमें आपका प्लेगेरिज्म दिया हुआ है, डाउनलोडेड फ्रॉम दिस क्लास। ये स्टेप 2 इज प्लेगेरिज्म ओनली, करेक्ट इट इज गिवन। स्टेप 3 जो है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये ठीक है, प्लेगेरिज्म इज द करेक्ट आंसर। चूंकि वो आइकॉन है ये, उसको वो पेस्ट कर रहा है, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट होगा स्टेप 3 वाला। ठीक है, तो इसके साथ आप जाइए इसमें, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। ठीक है। नाउ अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये सभी को पता होता है। वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस का कलेक्शन है। Thereafter, the process of getting web pages, images and files from a web server to local computer। अब आप जब किसी भी वेब सर्वर से अपने लोकल कंप्यूटर पर ये चीज़ें ऑब्टेन करते हो इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज, इमेज, फाइल, ऑडियो, वीडियो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? आपको पता होगा, अपने लोकल कंप्यूटर पे क्या करते हो आप? वेबसाइट से किसी डाउनलोडिंग करते हैं, है ना? तो दिस इज डाउनलोडिंग प्रोसेस ओनली। तो सी पार्ट इसका हो गया डाउनलोडिंग। अब आपका जो है इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है ये डेटा फ्रेम से रिलेटेड है, पाइथन पैंडास से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। HR डिपार्टमेंट ऑफ ABC टेक has created following data frame to store data about salaries and bonus paid to their employees। import pandas as pd import numpy as np d1 एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें एम्प्लॉय नेम है, 3 एम्प्लॉय नेम है, 3 सैलरी है, 3 रो में बोनस है। ये डेटा फ्रेम आपने बना दिया, d1 डिक्शनरी पास कर दिया, ठीक है। 3 कॉलम का एक डेटा फ्रेम बन गया, फर्स्ट कॉलम ई नेम, सेकेंड कॉलम सैलरी और थर्ड कॉलम बोनस। आइए क्वेश्चन करते हैं। चूज द पाइथन स्टेटमेंट यूजिंग सुटेबल फंक्शंस। ठीक है। डिस्प्ले द कॉलम सेल एंड बोनस, सैलरी और बोनस कॉलम डिस्प्ले करने के लिए आपको कमांड लिखनी है अप्रोप्रिएट। तो ये कॉलम सेल कॉलम बोनस तो नहीं होगा, LOC ऑफ सेल बोनस नहीं होगा, ILOC ऑफ सेल वो है, ये जो है ज़्यादातर ILOC इंडेक्स नंबर्स पे काम करता है, तो रिजेक्ट कर दीजिए। LOC में भी आप ये कॉलम्स लिख रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो में सर्च करेगा सेल और बोनस को, रो इंडेक्स में सर्च करेगा, जो कि नहीं मिलेगा। तो आपका जो अप्रोप्रिएट है ये डी वाला पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और इसमें ये लिखा था जो CBSE में जो लिखा था बेटा, ये लिखा था LOC वाला, इसको आप टेस्ट करके देख लेना, ये रिजेक्टेड है, इसको मैं नहीं सही मानूंगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने ये करेक्ट डी ऑप्शन दिया है, और इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहूँगा बी पार्ट को। ठीक है, सो दैट यू शुड नॉट कंफ्यूज अबाउट दैट, इसलिए मैंने उसको आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था कि वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़ कविता, कविता जो एम्प्लॉय है कंडीशनल क्वेरी करनी है आपको। कंडीशनल क्वेरी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कविता का आपको डाटा डिस्प्ले करना है। df ऑफ df डॉट ई नेम इक्वल टू कविता, यहाँ सिंगल इक्वल टू है इसलिए गलत है। df1 डॉट LOC df1 डॉट ई नेम डबल इक्वल टू कविता, ये सही है। ये वाली कमांड आपको आपकी ये सही होनी चाहिए, बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ ये भी गलत है, और ILOC के साथ भी गलत है। ILOC तो इंडेक्स नंबर पे काम करेगा, तो मैं देखता हूँ कौन सा आपका सही आंसर है। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर दैट वी हैव ऑलरेडी डन हियर। थर्ड पार्ट आपका है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ लास्ट एम्प्लॉय।
लास्ट एम्प्लॉय का डिटेल निकालने के लिए पहले भी आपने टेल फंक्शन यूज किया, देखिए यहाँ भी टेल फंक्शन यूज किया गया, df1 डॉट टेल 1, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ देखिए आप, ऐड a न्यू कॉलम नेम्ड ईमेल विद द वैल्यू, मतलब हर रो में ईमेल ये ऐड होना चाहिए, एक नया कॉलम ऐड करना है। नया कॉलम ऐड करने के लिए सिंपली df1 ऑफ ईमेल इक्वल टू, आपने ये कांस्टेंट वैल्यू है एक, जो सभी रोज में आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर ईच रो, 4 रो है 5 रो है, सभी में आपको ऐड करना है, तो दिस इज ओके, यू कैन ऐड थ्रू दिस। जिसमें सिंगल कोट में नहीं है इसलिए इसे रिजेक्ट करेंगे, df1 डॉट एल ओ सी ईमेल इक्वल टू, ये एल ओ सी के थ्रू आप नहीं ऐड कर पाएंगे, ठीक है, df1 डॉट दिस, ये पैरेंथेसिस में लिखा है इसलिए ये ऐड नहीं होगा, so this is A part is the correct answer for this, okay, this is the A part। इसमें सभी रो में ईमेल के नीचे abc@gmail.com आ जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का, राइट ए पाइथन स्टेटमेंट टू प्रिंट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग सैलरी मोर देन 50,000। df1 डॉट सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, मोर देन लिख रहा है तो ये ठीक नहीं है, हैविंग सैलरी मोर देन इक्वल टू भी फिर इसमें मेंशन करो, इक्वल टू, क्योंकि हर जगह ये कंडीशन लिखी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ, यहाँ पर सीबीएसई से ये गलत हो गया है, लिखना चाहिए था, सीबीएसई में जिसने भी ये बनाया है, df1 ऑफ df1 डॉट सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, ये आपका सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर, df1 ऑफ df1, इसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा और सामने df1 लगा दिया तो दैट डाटा इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट अकॉर्डिंग टू मी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर df1 डॉट के साथ ये सिंगल कोट में नहीं आएगा, ILOC के साथ ये कंडीशन नहीं काम करेगी, ठीक है, so this is the correct answer, that is part B, here you can see। So in that way we have solved all questions, that is 15 to question number 15 to question number 21, ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुए और ये हाईलाइटेड रेड कलर में जो आंसर्स हैं इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की तीनों जो पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और ये केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी बेसिस पर आपसे बोर्ड में भी केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।